सो गाइस यह लेक्चर 2 होने जा रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। लेक्चर फर्स्ट डिलीवर्ड किया जा चुका है, बट कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण, टेक्निकल एरर होने के कारण उसमें कुछ कंटेंट छूट गया था। सो वो कोशिश किया जाएगा कि इस लेक्चर में आपको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया जाएगा, ऑल्दो यह लेक्चर 2 होने जा रहा है। So this video is all for all those guys who is studying in class 10th or preparing for board examination. So now let's proceed. But once again I would like to remember you that कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ बी रेगुलर। अगर आप इस चैनल पे मतलब कि पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक कर दिया है, एंड एज फार एज पॉसिबल कि इस चैनल को आप लोग शेयर करें, क्योंकि हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशन का कोई मीडियम नहीं है। आप हमको प्रमोट कर रहे हैं, इससे के प्रति आपका फीडबैक हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं इस तरह का लेक्चर आप लोग को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इसके लिए ज़रूरत है कि आप लोग इस लेक्चर को शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। सो नाउ लेट्स प्रोसीड। सो करेंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली दो चीज़ पे फोकस करेंगे। हमारा मेन गोल दो चीज़ रहेगा। आज के लेक्चर समाप्त होने तक दो चीज़ में हमें मास्टर कर लेना है, और दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट उस दो चीज़ के बारे में नहीं छूटेगा। बहुत बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा और आपको एकदम जीरो लेवल से लेकर एज मास्टर लेवल तक पहुंचाया जाएगा। सो इस लेक्चर में तो हम लोग ये बैकग्राउंड ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बात नहीं करेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में आपको बात किया जाएगा चार्ज पे और पोटेंशियल पे। चार्ज क्या होता है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सो बी रेडी बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहता है और यह प्रॉब्लम आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाता है, फिर भी उन्हें समझ में नहीं आता। बात बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत पेचीदा बनते जा रहा है। सो इस लेक्चर में आप शुरू से अंत तक देखिए और देखिए किस प्रकार से यह लेक्चर बिल्कुल एकदम स्पून फीडिंग की तरह मैं आपको इस लेक्चर को डिलीवर करने जा रहा हूँ। सिर्फ ज़रूरत है कि कॉन्सेंट्रेट होकर लेक्चर पर फोकस करने का। सो नाउ लेट्स प्रोसीड कि आखिर यह चार्ज और पोटेंशियल के बारे में तो किया जा रहा है बात, क्या होता है क्या नहीं होता ये कुछ हम लोग देखते हैं। सो चार्ज क्या होता है इस बात से पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अपने डेली लाइफ में कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन देखते हैं, जिससे हमें इस बात की ज़रूरत पड़ी कि आखिर चार्ज को स्टडी क्यों किया जा रहा है। चार्ज का स्टडी करने के पीछे कुछ कारण है। हम लोग अपने डेली लाइफ में उठते हैं सुबह से तो बहुत चीज़ ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। कोई सडन ऑब्जर्वेशन देख लिया जाता है, फिर उस पर फोकस किया जाता है, फिर उस पर स्टडी किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी एक ऐसा चीज़ है। जैसे कि अभी हम लोग को अपने सोसाइटी में देख रहे हैं कि कोविड वायरस पूरा स्प्रेड किया हुआ है, आउटब्रेक है कोविड का। लेकिन क्या कोविड के आने से पहले कोविड के बारे में हम लोग जाने थे? उसके बारे में कल्पना ही नहीं किया जा सकता था। ठीक उसी प्रकार से चार्ज को सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, देखा चार्ज के बारे में, तब जाके उस पर स्टडी किया। सो कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस हम लोग देख सकते हैं जो कि हमारे अंदर जागरूकता, उत्सुकता पैदा करती है उसके बारे में जानने की। जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं, जैसे कि हम लोग बचपन में ये देखते होंगे, कंघी को कागज के टुकड़े से सटाते होंगे तो वो अपने कुछ अट्रैक्शन करके वो कागज के टुकड़े को अपने अंदर पकड़ लेता है, उसके में कुछ आकर्षक होता है। तो आखिर इसके पीछे होने का क्या कारण है, इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में। सो ये सब क्वेश्चन आपको अभी काफी एकदम क्यूरियस सा लग रहा होगा, बट लेक्चर के लास्ट होते हैं हम लोग इन सारी ऑब्जर्वेशंस का कारण जान लेंगे। सो पहले तो बात यह है कि चार्ज क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन देख लिए कि क्यों हम लोग को चार्ज के बारे में पढ़ना होता है। सो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डिफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने यूनिवर्स में जो कुछ भी चीज देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो मैटर होता है। तो किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है चार्ज, मतलब कि मैटर की पहचान चार्ज से होती है। जिस प्रकार से एक आदमी की पहचान जिस प्रकार से इस दुनिया में एक आदमी की पहचान उसके नाम और उसके काम से होती है, दोनों उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। नाम और काम दोनों से आदमी जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो यूनिवर्स में मैटर पाए जाते हैं उसका भी दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। क्लास 9th में हम लोग ये पढ़ चुके थे कि मैटर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो मास होता है, बट
जैसे जैसे हम लोग आगे की क्लास में प्रोसीड किए हैं तो मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास पढ़े थे, वो भी सही है, लेकिन इस चैप्टर में एक एडिशनल जोड़ना पड़ेगा कि चार्ज भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर में कुछ भी कर लो लेकिन वह मास और चार्ज मैटर का नहीं बदलेगा। चार्ज एकदम फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी अंदरूनी प्रॉपर्टी होता है मैटर का। बोथ चार्ज एंड मास आर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान दिया जाए कि चार्ज और मास दोनों मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब किसी भी चीज को सिंबॉलिकली भी रिप्रेजेंट किया जाता है अपने कन्वीनियंस के लिए, चूंकि हर बार चार्ज को CHARG से रिप्रेजेंट करना जल्दबाजी में उतना नहीं होता था, इसलिए चार्ज को कन्वेंशनली करने के लिए एक सिंबल Q से रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ज का ऐसा यूनिट जो है वो कूलम्ब है और चार्ज एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये बात चार्ज से रिलेटेड है। अब ये बात यहाँ पे एक स्केलर आई है। सो स्केलर कुछ नई बात हम लोग के लिए होगी कि आखिर ये स्केलर क्या है और ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है। सो फिजिक्स में पूरी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी, फिजिक्स में कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर करते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स में इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सभी एक तरह का क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। तो फिजिक्स की दुनिया में जिस भी चीज को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। यह बात एकदम गांठ बांध कर बांध लो कि फिजिकल क्वांटिटी को क्या कहते हैं, कि फिजिक्स की दुनिया में जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल है जिस भी क्वांटिटी का, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि मास को हम लोग मेजरमेंट किया जाता है, मास का मेजरमेंट किया जा सकता है, केजी में हम लोग मेजर करते हैं मास को। लेंथ का मेजरमेंट है, टाइम का मेजरमेंट है, टेम्परेचर का मेजरमेंट है, करंट का मेजरमेंट है, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया है, एक स्केलर क्वांटिटी में और एक वेक्टर क्वांटिटी में। तो स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिफाइंड हो। कहने का मतलब है कि वह मैग्नीट्यूड पर्याप्त है उसको परिभाषित करने के लिए। और वेक्टर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए प्लस में डायरेक्शन भी चाहिए। अब जैसे कि एक 10 न्यूटन का फोर्स या कोई ब्लॉक है, यह कोई ब्लॉक है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। इधर से हम लोगों ने इधर पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस ब्लॉक पे हमने इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर भी 2 न्यूटन के फोर्स से इधर कोई धक्का दे रहा है। तो क्या इस ब्लॉक में नेट कोई डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि फोर्स एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है और यह डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स। अगर इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन चार्ज जो है वो एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, यह डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। कहने का मतलब है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। एक वर्ड में समझें अगर कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि ये क्लास 9th में भी पढ़ना था, बट एक रिकॉल एज ए रिकॉल इस लेक्चर में भी मैं बता दे रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सो चार्ज एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम्ब में है, जैसे कि 1 कूलम्ब चार्ज, 2 कूलम्ब चार्ज, 3 कूलम्ब चार्ज, हम लोग कूलम्ब में लेकर चलते हैं। बट यहाँ पर एक नोटिस करने की बात है कि जो चार्ज का जो यूनिट है, एक कूलम्ब जो यूनिट है वो बहुत बड़ा यूनिट है। कूलम्ब जो है वो बहुत बड़ी यूनिट है।
चार्ज का जो ऐसा यूनिट हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो कूलम्ब लिखा हुआ है, कूलम्ब एक बहुत बड़ी यूनिट होती है। आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो कूलम्ब कितनी बड़ी यूनिट है। एक हाथी की तुलना एक हाथी और एक चींटी की तुलना करते हैं, तो चार्ज के में जो है वो कूलम्ब का जो यूनिट है वो बिल्कुल एक हाथी की तरह है, बहुत बड़ी यूनिट है होती है कूलम्ब। एक कूलम्ब चार्ज कहने का मतलब हो जाता है बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज की, बहुत बड़ी मात्रा में चार्ज है। बेसिकली चार्ज को कूलम्ब में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चार्ज का जो ऐसा यूनिट कूलम्ब है एक बहुत बड़ी यूनिट है। जनरली हम लोग चार्ज को फैरेड में लेकर चलते हैं, फैरेड में लेकर चलते हैं, 1 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। ये सभी हम लोग कुछ जो कंडेंसर वगैरह घर में जो पंखा उंखा चलता है उसमें हम लोग फैरेड में देखते हैं कि चार्ज इस पे लिखा रहता है, या फिर कोई भी जो यूनिट हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में वो फैरेड में ही रहता है। कूलम्ब में बहुत कम हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में कि कूलम्ब में चार्ज कोई इंस्ट्रूमेंट में कूलम्ब में चार्ज है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग को जानू, काफी हैरानी होगी कि एक कूलम्ब चार्ज में 96,500 कूलम्ब चार्ज में जो होती है वो 1 फैराड होती है। 96,500 1 फैराड में 96,500 कूलम्ब होती है चार्ज। ये भी नोट कर लेने की जरूरत है। सो आगे अब प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। तो वहां पे हम लोगों ने बेसिक चीज देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज किस प्रकार से, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज किस तरह का क्वांटिटी है, चार्ज का सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। अब हम लोग चार्ज के उसके नेचर के बेसिस पर क्लासिफाइड करने जा रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर। उसके नेचर के बेसिस पर, चार्ज के नेचर के बेसिस पर हम लोग चार्ज को 2 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। अब पहली प्रॉपर्टीज के अनुसार अब चार्ज की जो है वो पॉजिटिव चार्ज कुछ इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव चार्ज का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज को प्लस से एंड नेगेटिव चार्ज को माइनस से। यह हमारा चार्ज 2 तरह का हुआ। चार्ज के नेचर के बेसिस पर चार्ज को 2 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नाउ अब हम लोग पहले के पेज में जैसा कि देख चुके थे कि किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चार्ज भी होता है और मास भी होता है। दोनों मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, मतलब कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मैटर की पहचान ही उसके मास और चार्ज से होती है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहने का मतलब यह हुआ कि मैटर का इस दुनिया में पहचान जो है उसकी चार्ज की वजह से और उसकी मास की वजह से। हम क्लास 9th में जब हम चार्ज के कॉन्सेप्ट से अनफैमिलियर थे, हमें चार्ज के बारे में नहीं पता था, तो हम लोग यही समझते थे कि जो मैटर का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मैटर की पहचान उसके मास से होती है। लेकिन अब एक नई चीज जोड़ने की आवश्यकता है। मैटर की पहचान सिर्फ उसके मास से नहीं बल्कि उसके चार्ज की वजह से भी होती है। उसके अंदर चार्ज कंजर्व है, चार्ज अपने अंदर वो रखे हुए रहता है। चार्ज आर बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इन नेचर। यह बात हम लोग देख चुके हैं कि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव नेचर का भी होता है, नेगेटिव नेचर का भी होता है। चार्ज जो है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि 1 कूलम्ब का चार्ज है उसको हम लोग 500 थी, इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घुमाती है, उसको वेलोसिटी दे देते हैं, उसको कुछ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे देते हैं चार्ज को, तो वो उसकी चार्ज की वैल्यूज बदल जाएगी। 1 कूलम्ब चार्ज हमने लिया, उसको जोर से ऐसे फेंक दिया, तो ऐसा नहीं है कि वो 1 कूलम्ब का चार्ज अब 2 कूलम्ब का हो जाएगा या फिर 0.5 कूलम्ब का हो जाएगा। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। 1 कूलम्ब का चार्ज उसको 1 मीटर पर सेकंड से फेंको या फिर 10 मीटर पर सेकंड से फेंको या फिर 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड से फेंको, वह 1 कूलम्ब का चार्ज है तो वह 1 कूलम्ब का ही चार्ज रहेगा। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज चाहे 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूम रहा हो, अगर 1 कूलम्ब का चार्ज है, अगर वही 1 कूलम्ब का चार्ज 100 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से भी घूमेगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो 1 कूलम्ब ही रहेगा। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। अब बात जो है कि मास जो है वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, लेकिन मास जो है वो पॉजिटिव भी सिर्फ पॉजिटिव होती है, मास केवल पॉजिटिव होती है। यह बात इंपॉर्टेंट है
कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होती है और निगेटिव भी होती है, बट मास जो है वो केवल पॉजिटिव नेचर की होती है। और दूसरी बात यह है कि मास डिपेंड करता है स्पीड पे। अभी तो हम लोग यह नहीं समझेंगे कि हम लोग के मन में यह जाहिर तौर पे यह क्वेश्चन आएगा कि क्या हमारा वेट मानते हैं कि एवरेज में 50 kg का है, तो क्या हम 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ेंगे या फिर 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ेंगे तो क्या हमारा मास वेरीज करेगा, 50 से 52, 53 हो जाएगा या फिर 48, 49 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है। तो हाँ, एक क्यूरियस क्वेश्चन का एक क्यूरियस जवाब भी होता है। सो बी रेडी कि इसका जवाब क्या होगा। अभी तो हम लोगों ने कहा कि हाँ, मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। तो एक क्वेश्चन आएगा हमारे मन में कि क्या, जैसे कि हमारा वेट 50 kg है, ठीक है, तो अगर हम 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूमेंगे या फिर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से घूमें तो क्या हमारा जो मास है वो वेरीज करेगा, क्या मास चेंज करेगा। तो यह बात का जवाब एक क्यूरियस क्वेश्चन है, तो एक क्यूरियस जवाब ही मिलेगा। तो बेसिकली जो इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं वो क्वांटम लेवल पे बात किया जा रहा है। क्वांटम लेवल कहने का मतलब है QUANTUM, क्वांटम लेवल, ठीक है, TUM। एक्चुअली स्पेलिंग वहाँ पर थोड़ा सा मिस हो रहा है, 1 सेकेंड। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डेल्ट करने जा रहे हैं क्वांटम लेवल चीजों से। क्वांटम का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल बोले उसको, वेरी स्मॉल चीजों से बात डेल्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत स्मॉल चीजों पे, क्वांटम लेवल पे बात किया जा रहा है। क्वांटम लेवल पे जो होता है ना, मास जो होता है स्पीड पे डिपेंड करता है। क्वांटम लेवल पे जैसे कि जिसका मास मान लो कि इलेक्ट्रॉन के मास की, इलेक्ट्रॉन का जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत क्वांटम लेवल पे उसको हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत फाइन्यूट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग देख नहीं सकते हैं अपने नेकेड आई से, तो उसके बारे में इमेजिन करो कि उसका मास कितना होगा। तो जो हम लोग यह बात कर रहे हैं कि मास जो है वो डिपेंड करता है स्पीड पे, तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर क्वांटम लेवल। यह केवल क्वांटम लेवल के लिए वैलिड है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे पास अधिकार है कि हम लोग इंडिया के किसी भी कोने में रह सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं रह सकते हैं। और कोई इंडिया से बाहर कोई और देश में जाएंगे तो हमें पासपोर्ट की आवश्यकता है, नहीं जा सकते हैं। जाएंगे तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर केस चलाया जाने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह जो बात कही गई है कि मास डिपेंड करता है स्पीड पे, यह क्वांटम लेवल पे बात की गई है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लेवल पे बात की गई है। तो इलेक्ट्रॉन की बात की जाए या फिर प्रोटॉन की बात की जाए या फिर न्यूट्रॉन की बात की जाए, उसका जो मास होता है वह उसके स्पीड पे डिपेंड करती है। तो एक जल्दी एक फटाफट से एक रिकॉल हो जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। आई होप कि ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। तो यह मास होता है 9.108 इंटू 10 to the power minus 31 kg, 10 to the power minus 31 kg। ओके, वहीं जो मास ऑफ प्रोटॉन का जो मास है और जो न्यूट्रॉन का मास है वो लगभग में बराबर रहता है, लगभग में बराबर होता है प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। और यह होता है 6.0 इंटू 10 to the power 1 सेकेंड। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन की मास जो है वो 9.108 इंटू 10 to the power minus 31 kg होती है, इलेक्ट्रॉन की मास। और बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की मास की, तो इन दोनों का मास जो है वो लगभग में बराबर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन की जो मास है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली बड़ा है। अब एक थोड़ा बहुत एक क्लियर विजुअलाइजेशन मैं आपको कराना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन के मास और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का क्या
रिलेशन है? नो। नाउ जस्ट इमेजिन कि आपने तो इतने बड़ी जिंदगी में एक हाथी जरूर देखी होगी, हाथी, और चींटी। चींटी, दिस इज एंट। तो जस्ट इमेजिन कि हाथी का वेट कितना होगा और चींटी का वेट कितना होगा। अगर नहीं नभी तो हाथी का वेट नभी तो कम से कम, अगर बोला जाए कम से कम, तो 200 केजी तो कम से कम ही होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। और चींटी का वेट बात करें तो उसका मिलीग्राम में मेजरमेंट होगा, मिलीग्राम में चींटी का वेट होगा, उससे भी कम होगा। तो यही हाथी जो है वो हमारा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो चींटी है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो यह बात हम लोग यहाँ से अभी सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम होता है, कितना कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के रिस्पेक्ट में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना कम है हाथी और चींटी के बराबर। हाथी और चींटी की तुलना करना हमारे लिए मूर्खता ही होगी कि हाथी का वजन और चींटी का वजन, कोई बोलेगा कि हाथी का वजन और चींटी के वजन का रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ हाथी का वजन बाय रेशियो ऑफ चींटी का वजन। तो बहुत मतलब कि एक थोड़ा मैडनेस टाइप का क्वेश्चन है, क्रेजियस क्वेश्चन है, बट फिजिक्स में ये क्रेजी नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास बाय प्रोटॉन के मास का रेशियो निकालो, तो यह बात बिल्कुल वही बात है जिस प्रकार से एक हाथी और चींटी के मास के रेशियो को निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्वांटम लेवल पे यह बात कर रहे थे कि क्वांटम लेवल पे कैसे जो है वो कोई चीज़ कैसे डिपेंड करती है, क्वांटम लेवल पे कैसे स्पीड जो है, मास जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती है। अब थोड़ा सा एक रिलेशन भी बता देता हूँ, ज़रूरी नहीं है बट फिर भी मास ऑफ द बॉडी जो होती है वो इज इक्वल टू, एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट, यस यस, मास जो होती है वो किस प्रकार से स्पीड पे डिपेंड करती है क्वांटम लेवल पे, ये देख लेते हैं। एम नॉट एक मिनट, मास कैसे स्पीड पे डिपेंड करती है वो चीज देख लेते हैं। तो मास इस प्रकार से हम स्पीड पे डिपेंड करती है, वेयर भी जो है वो हमारा स्पीड है, एम नॉट जो होता है वो रेस्ट में क्या स्पीड उसकी है। तो मास ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ पर सी जो है वो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में, जो कि लगभग 8 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट जो है नीचे स्पीड ऑफ लाइट है, और ये एम नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यह जो है वो देख सकते हैं कि किस प्रकार से स्पीड पे बॉडी का मास डिपेंड करता है, और यह बॉडी का रेस्ट मास है। यह क्वांटम लेवल पे यह बेसिकली इस बात का प्रयोग किया जाता है। नाउ चार्ज जो है ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है इस दुनिया में, चार्ज की कल्पना नहीं की जा सकती है बगैर मास की। तो यहाँ पर एक और बात हुई कि चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉन है वो अल्दो एक चार्ज है, लेकिन पहले चार्ज से पहले वो एक मास है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है लेकिन चार्ज से पहले वो एक मास होगा। तो कहने का मतलब है कि चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, चार्ज बिना मास के नहीं रह सकता है। यह बात बिल्कुल उसी प्रकार से है कि आप बिना आत्मा के शरीर रह सकती है? नहीं, बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकती। उसी प्रकार से बिना मास के चार्ज का अस्तित्व संभव नहीं है। चार्ज जब भी रहेगा वो मास के साथ रहेगा, चार्ज का एग्जिस्टेंस ही मास के साथ है। सो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि चार्ज और मास में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो एक बार और रिकॉल कर रहे हैं कि चार्ज दो नेचर का होता है, पॉजिटिव नेचर का भी और निगेटिव नेचर का भी, बट मास जो है वो सिर्फ पॉजिटिव नेचर का होता है। चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है,
बट मास स्पीड पे डिपेंड करता है। मास का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है लेकिन चार्ज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। तो यह डिफरेंस चार्ज और मास के बीच में आई होप कि आप लोग को क्लास में याद हो गया होगा। सो आगे अब प्रोसीड करते हैं। अब हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ लिए इस लेक्चर में। अभी तक सो फार वी हैव स्टडीड द नेचर ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज और डिफरेंस बिटवीन द टू इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट इज चार्ज एंड मास। चार्ज और मास के बीच के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चूंकि मैटर का दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं, तो अभी तक तो हमने इस लेक्चर में दोनों का डिफरेंस भी पढ़ लिया कि दोनों के बीच में आखिर कैसा डिफरेंस है। अब चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे, चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला प्रॉपर्टी जो है कि लाइक चार्ज रेपेल करता है, जबकि अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट एक दूसरे को करता है। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा लेकिन अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यह बिल्कुल स्वाभाविक सा बात है कि दो एक जैसी वस्तुएं एक दूसरे को रिपेल करेगी और अनलाइक चीजें एक दूसरे को रिपेल कर अट्रैक्ट करती है। कहने का मतलब है कि यह कहावत भी हम लोग सुने होंगे कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। चूंकि यह कहावत ऐसे ही नहीं कहा जा चुका है, दोनों का नेचर सेम है। मतलब कि दो लड़ाई करने वाला आदमी एक साथ कभी नहीं रह सकता है। दो एक प्रकृति वाला आदमी, एक नेचर वाला आदमी कभी नहीं रह सकता, क्योंकि उसमें अक्सर मतभेद होने लगेगा। वो आगे कहेगा कि हम आगे, दोनों में अक्सर मतभेद होगा और दोनों एक दूसरे से दूरी बनाना चाहेंगे। तो चार्ज की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस बात को एकदम गांठ बांध के रट लेना चाहिए, ये कभी भी जिंदगी में भूलना नहीं चाहिए कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। आई होप कि यह बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब मूव करते हैं चार्ज के दूसरे प्रॉपर्टीज पर। चार्ज जो होता है कंजर्व होता है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, चार्ज को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्ज को मारा जा सकता है। अमर है चार्ज, कहने का मतलब है कि चार्ज अमर है। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज जितना था उतना ही रहेगा। चार्ज किसी सिस्टम में जितना था उतना ही रहेगा। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और तीसरा प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस तीसरे प्रॉपर्टी पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत एक क्लियर विजुअलाइजेशन हम लोग करने जा रहे हैं कि टाइप्स चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत क्लियर विजुअलाइजेशन है। यहाँ पर दोनों चार्ज सेम नेचर का है, जस्ट लुक। यहाँ पर दोनों चार्ज सेम नेचर का है, तो देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को कितना रिपेल कर रहा है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दोनों चार्ज अलग अलग नेचर का है। दोनों चार्ज कितना, दोनों में अट्रैक्शन है और दोनों में कितना रिपल्सन है। लाइक चार्ज है दोनों, अगर लाइक चार्ज है तो दोनों रिपेल करेगा, अगर अनलाइक चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेगा। ये खेल हम लोग चंबुक में भी कुछ कर चुके रहते हैं। जब चंबुक का दोनों नॉर्थ पोल हटाते हैं तो चंबुक रिपेल करता है, और चंबुक का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। सपोज कि यह हमारा चंबुक का नॉर्थ पोल और ये हमारा चंबुक का साउथ पोल। बचपन में ये हम लोग गतिविधियां आमतौर पर करते हैं, जब दोनों को नजदीक लाने का प्रयास करते हैं तो हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करना चाहता है। लेकिन वही इसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल करते हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यही बात यहाँ पे चार्ज की भी नेचर, चार्ज का भी प्रॉपर्टी यही है कि जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये इधर इसको ढकेलता है, ये इधर इसको ढकेलता है, और इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे को, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव इधर और ये निगेटिव इधर। एक बार फिर से ये पॉजिटिव यहाँ से इधर आएगा और ये निगेटिव इधर से, और दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन यहाँ पे किया जा रहा है। अब जो है वो चार्ज का कंजर्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो चार्ज का हम लोग देख चुके हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। अब दूसरा है कि चार्ज का कंजर्वेशन। चार्ज का कंजर्वेशन मतलब यही समझेंगे कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है।
अब चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज जो है वो एडिटिव नेचर का होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं चार्ज एडिटिव नेचर का कैसे है। मान लेते हैं कि यह कोई हमारा न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, न्यूट्रल कोई चीज है, कोई न्यूट्रल चीज है। सपोज दैट यही एक न्यूट्रल चीज है और हमने एक सीरीज में चार्ज लिया है। कोई ये न्यूट्रल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कंडक्टर ही हो, मेटल ही हो, इंसुलेटर भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, मैटर हो सकता है। और हमने एक सिरिंज लिया, जस्ट इमेजिन हमने ये सिरिंज लिया और सिरिंज में हमने चार्ज को भरा हुआ है। अब इस सिरिंज से इस चार्ज को ऐसे इंजेक्ट करें, हमने इसमें इंजेक्ट किया, एक बार चार्ज को इंजेक्ट किया, फिर इसमें चार्ज लाएं, किसी भी मीडियम से इसमें चार्ज हमने भरा, फिर इस चार्ज को इंजेक्ट करेंगे, चार्ज को इंजेक्ट पूरे करते करते इस पूरे सतह पे हमने चार्ज को इंजेक्ट कर दिया। मानते हैं कि इसमें हम लोग 4 बार इंजेक्शन लगाए हैं, इंजेक्शन नहीं लगता है एक्चुअली में, समझाने के लिए बोला जा रहा है कि इंजेक्शन किया, वो किसी मीडियम में इसमें चार्ज को दिया। तो पहली बार इसमें Q1 चार्ज दिया, दूसरी बार इसमें Q2 चार्ज दिया, तीसरी बार इसमें Q3 चार्ज दिया और चौथी बार इसमें Q4 चार्ज दिया। तो अब इस सिस्टम पे जो नेट चार्ज हो जाएगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज हो जाएगा, Q1 प्लस में Q2 चार्ज प्लस Q3 चार्ज, ओके, और प्लस Q4 चार्ज हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज किसको रिपेल कर रहा है और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इधर से देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर आ रहा है और निगेटिव चार्ज इधर की ओर आ रहा है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यह बात हम लोग देख चुके हैं और यह भी देख चुके हैं कि चार्ज किस प्रकार से एडिटिव नेचर का होता है। सपोज यह कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है जिसपे पहले इनिशियल चार्ज मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं था, चार्ज इस पे 0 था। अब हमने इस पे किसी एक्सटर्नल सोर्स से Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज इंजेक्ट किया, तो अब हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर अभी सिस्टम पे नेट चार्ज कितना होगा। तो जितना भी चार्ज दिए सबको जोड़ देंगे। तो सिंपली जैसे हम लोग अलजेब्रा को जोड़ते हैं, चार्ज को भी उसी नियम से जोड़ेंगे। चार्ज को जोड़ने का कोई खास नियम नहीं है, यह बात हम हमेशा माइंड में नोट कर लो कि चार्ज को जोड़ने का कोई खास तरीका नहीं है। चार्ज को हम लोग उसी प्रकार से जोड़ते हैं जैसे 2 + 2 + 2 जोड़ेंगे, 2 + 2 4 होता है, उसी प्रकार से Q1 + Q2 तो Q1 + Q2 होगा। तो सिंपल अलजेब्रा की तरह चार्ज जुड़ता है, चूंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है और स्केलर क्वांटिटी की खासियत बात यही है कि स्केलर क्वांटिटी सिंपल अलजेब्रा एडिशन को फॉलो करता है, वो सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड होता है, 2 + 2 की तरह ऐड होगा। तो चार्ज एडिटिव नेचर का होता है, चार्ज कंजर्व है, ना तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज एक पूरी तरह से कंजर्व है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वांटाइजेशन की, क्या होती है चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो एक चार्ज की क्वांटाइजेशन को समझने के लिए हम लोग एक कहानी को समझते हैं। एक गांव में, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है, सो पेशेंस बनाए रखें और कहानी को सुनने ना, बल्कि इसके अंदर का जो सार है उसको समझने का प्रयास करें। कहानी रोचक है, आई नो, मैं जानता हूँ कि कहानी रोचक है और इस प्लेटफॉर्म की खासियत यही है कि कहानी की तरह ही चीज़ों को बहुत स्पून फीडिंग करवाती है। आप लोग को सिर्फ बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपली एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए और बाकी कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर ही करवा दिया जाएगा यहाँ पर। सो यहाँ पर एक स्वीट सेल है जहाँ पर मिठाई बिकती है। मिठाई का नाम सुनते ही हमें मिठाई खाने का याद तो आ गया, लेकिन क्या करें, अभी तो लेक्चर लिया जा रहा है, आप लोग खैर मिठाई खा सकते हो। सो खैर लीव द इशू, अब आते हैं थोड़ी सी बात पे। तो यह एक मिठाई की दुकान है। तो एक गांव है और एक गांव में एक ही मिठाई की दुकान है। तो कोई भी पर्व आता था तो इस गांव में मतलब कि बहुत लाइन लग के आदमी की कतारें लगती थी मिठाई लेने के लिए। सब आदमी हैं, आदमी की बिल्कुल एकदम कतारें लग जाती थी मिठाई लेने के लिए। कोई भी पर्व त्योहार आता था तो आदमी बिल्कुल एकदम लाइन लग जाता था कतार में कि चलो 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 मिठाई लेना है। और पहला आदमी लगा हुआ है, दूसरा आदमी लगा हुआ है। ये आदमी, इस शख्स को अब ध्यान से सुनो, ये शख्स 2 गो मिठाई लेगा, 2 गो मिठाई लेने के लिए, 2 गो जिसको बोलते हैं 2 गो मिठाई लेने के लिए शख्स इतना आगे लगल था, ठीक है, देहाती भाषा में 2 गो मिठाई लेना चाहते थे आदमी हम। और जो पीछे है ये 5 किलो लेना चाहता है, ये 8 किलो, ये 10 किलो, ये 12 किलो। तो ये सोचा कि ससुरा आगे इतना भीड़ लगल है तो हम कोची करे जाए, तो ये चल जाता था
तो इस दुकान वाला के नुकसान हो जाता था। साला कोई एक गो मिठाई लेने के लिए हमारा लाइन लगल रहता है और हमारा उतना उतना ग्राहक पीछे छूट जाता है। अब भीड़ लगल 1 किलो लिया, वो आधा किलो लिया, वो पाव भर लिया, कोई 100 ग्राम ले रहा है, कोई 200 ग्राम, कोई 300 ग्राम, कोई 400 ग्राम। ये बटखारा बदलते बदलते ही परेशान हो गया मिठाई वाला। जितना इसका बिक्री करना चाहिए था उतना वो बिक्री कर नहीं पाया, क्योंकि एकदम मतलब कि रैंडमली कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 3 किलो, कोई 4 किलो, कोई 7.5 किलो, कोई 3.5 किलो, कोई 4.25 किलो, कोई 4.25 किलो। मतलब कि उसको बहुत एक कस्टमर को मतलब कि उसमें बहुत टाइम देना पड़ा उसको। तो बहुत सारे कस्टमर उसको यहाँ से सामान नहीं ले पाए, जिसका उसका इतना एस्टिमेट था उतना वो बिक नहीं पाया। ये कोई आदमी 2 गो मिठाई लेने के लिए इतना आगे लगल है और इसमें बहुत टाइम लगेगा। सो इसने एक मिठाई वाले ने एक चालाकी खेली और इसने एक नियम बनाया कि भाई मिठाई का दुकान है तो मिठाई तो मिलेगा, लेकिन एक डिब्बे में मिलेगा। इसने एक पैकेट बना दिया, 1 किलो का पैकेट, 2 किलो का पैकेट, 3 किलो का पैकेट, ऐसे ऐसे करके मिलेगा। तो अब 1 किलो से 1 किलो मिलेगा तो 1 किलो, हाँ कोई आया तो 1 किलो मिठाई लेने तो हाँ मिलेगा, 1.5 किलो नहीं, या तो 1 किलो लो या फिर 2 किलो लो, क्योंकि वो कन्वीनियंस हो गया। वो पहले ही से पैक करके अब रखने लगा। अब कितना आसानी से मतलब कि वो बिजनेस कर रहा है। जिस इमेजिन करिए कि पहले उसको कितना तकलीफ होता था, 1 किलो, 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, मतलब कि उठा पटक उठा चढ़ा करके रखने में उसको बहुत समय लगता था, उतना कन्वीनियंट नहीं था। तो उसने एक नियम बनाया कि भाई जो बिजनेस है वो इतना हमको लेंदी बिजनेस नहीं करना, हमको एकदम क्रिस्टल क्लियर बिजनेस करना है। मेरे यहाँ मिलेगा तो 1 किलो का डब्बा ही मिलेगा, तुम इसके मल्टीपल में ले सकते हो, 1 किलो ले सकते हो, 2 किलो ले सकते हो, कोई खोजा 3.5 किलो, नहीं 3.5 किलो नहीं मिलेगा, या तो तुम 3 किलो लो, नहीं तो 2 किलो लो, नहीं तो 4 किलो लो। तो इसने अपने आप के मिठाई की दुकान को क्वांटाइज कर दिया। कहने का मतलब क्वांटाइज कर दिया है, मतलब कि इसके यहाँ मिठाई मिलेगा तो या तो 1 केजी लो, नहीं तो 2 केजी लो, आधा केजी, 3 पौवा, पाव भर, ऐसे मिठाई अब नहीं मिलेगा। यानी कि इसने अपने मिठाई को क्वांटाइज कर दिया है। यही कहानी क्वांटाइजेशन की है। किस प्रकार से क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आएगा कि 1 किलो अब उसने क्वांटाइज कर दिया मिठाई को। या तो तुम 1 किलो का डिब्बा लो, 2 किलो का डिब्बा लो। अब कोई कस्टमर को ले 3 किलो का डिब्बा, नहीं 3 किलो को लेना है तो लो, नहीं तो 4 किलो का लो, अगर उससे भी ज्यादा नहीं कहे तो 2 किलो लो। मतलब कि अब वो क्वांटाइज कर दिया, मिठाई का ढेर ऐसे लगा दिया। कोई कस्टमर आया, मिठाई का ढेर मतलब कि सपोज कि ऐसे ऐसे करके वो एकदम ढेर तक लगा दिया। कस्टमर आया 1 केजी हाँ, 2 केजी हाँ, मतलब कितना कन्वीनियंट वो बिजनेस करने लग गया। जस्ट इमेजिन। तो उसके यहाँ भीड़ को भी वो काफी ज्यादा वो कंट्रोल करने लगा। एक और एग्जाम्पल अगर हम लोग लेना चाहते हैं क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, तो जस्ट देखिए, हम लोग तो काफी वाकिफ है डेयरी से। डेयरी वही दूध वाला डेयरी, जिसमें हम लोग डेली सुबह सुबह जाते हैं दूध लेने। तो वो उसका कॉन्सेप्ट देखिए, वो फंडा क्या होता है। उसने अपने दूध के पैकेट को क्वांटाइज कर दिया है। हम लोग जो एक डेयरी का दूध हो गया, और एक जो हम लोग जो गाय रखता है, जिसको हम लोग किसान जो होता है, वो किसान से दूध लो। तो किसान से तुम 3 पौवा भी दूध ले सकते हो, 1 पौवा भी ले सकते हो, मतलब कि सारे 1 किलो, 1.5 किलो, 2.5 किलो, 3.25 किलो, 4.25 किलो, ऐसे प्रकार से तुम किसान से ले सकते हो। क्योंकि उसने अपने दूध को क्वांटाइज नहीं किया, अपने दूध को फिक्स नहीं किया। लेकिन डेयरी में जब हम लोग जाते हैं तो या तो आधा लीटर का पैकेट हमें मिलेगा, या तो 1 लीटर का पैकेट मिलेगा, या तो 2 लीटर का, 1 लीटर का ही, 2 लीटर का नहीं आता है, आधा लीटर, 1 लीटर का पैकेट मिलेगा। हाँ, इसके मल्टीपल में आपको मिल सकता है। 3 लीटर, हाँ 3 को ले लीजिए, 3.5 लीटर, हाँ 3.5 लीटर मिल लीजिए। लेकिन कोई 4.25 लीटर खो जाएगा, नहीं 4.25 लीटर नहीं मिलेगा, क्योंकि डेयरी वालों ने अपने दूध के पैकेट को क्वांटाइज कर दिया है। क्वांटाइज करने का फायदा भी कहीं ना कहीं अब हमें समझ में आ रहा होगा। इनकमिंग आउटगोइंग जो प्रोसेस होता है वो काफी कन्वीनियंट बना देता है क्वांटाइजेशन का प्रोसेस। नोट में भी, नोट को भी तो क्वांटाइज, नोट को भी कह सकते हैं कि क्वांटाइज किया जा चुका है, क्वांटाइज ही है, लेकिन उतना भी नहीं कह सकते हैं। खैर वो कोई खास बात नहीं है, सो लीव द इशू। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ में आ चुका है। क्वांटाइजेशन क्या होता है कि मल्टीपल में आपको मिलेगा। तो अब चार्ज भी, क्या बात है कि चार्ज, अब देखो इतना चार्ज से सब अब खेलता है दुनिया में, इतना चार्ज का मतलब कि लेन देन व्यापार होता है चार्ज का, कि तनी तनी मनी ऐसे ऐसे रब कर दिए तो चार्ज डेवलप हो गया, थोड़ा बहुत भी ऐसे कर दिए चार्ज डेवलप हो गया। मतलब कि अब चार्ज का इतना लेन देन है, इतना लेन देन है कि चार्ज परेशान हो जाएगा कि हम कितना अकाउंट में चार्ज का। तो कोई अब क्वांटाइज तो बहुत जरूरी है,
कितना चार्ज, फिर चार्ज का स्टडी कैसे करेंगे, तो चार्ज भी अपने आप को क्वांटाइज कर लिया है, चार्ज भी अपने आप को क्वांटाइज कर लिया। जिस प्रकार से हम लोग गांव वाला कहानी देखे थे कि किसान, एक दुकानदार ने जिसका मिठाई का दुकान था, अपने मिठाई को क्वांटाइज कर लिया था अपने बिजनेस को कन्वीनियंट बनाने के लिए। ठीक उसी प्रकार से चार्ज ट्रांसफरेबल अपने आप को करने के लिए अपने आप को क्वांटाइज कर लिया है। और चार्ज का जो क्वांटाइज किया है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उसका फंडामेंटल चार्ज है इतना। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज जो है वो उसको क्वांटाइज कर लिया, यानी कि हम चार्ज देंगे, चार्ज ट्रांसफर होगा या फिर चार्ज एक्सेप्ट होगा, लेकिन अब वो एक क्वांटाइज फॉर्म में, चार्ज क्वांटाइज होता है जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा वो ई के मल्टीपल में होगा, क्योंकि ई जो होता है वो स्मॉलेस्ट चार्ज है जो कि एग्जिस्ट करता है नेचुरली इंडिपेंडेंटली। द स्मॉलेस्ट चार्ज, अंग्रेजी में एक बात बोल रहे हैं उसको नोट करना कि द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली स्वतः इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ससुराई चार्ज ने कहा किया कि एक पैकेट लिया और जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है उस सब चार्ज को एक पैकेट में भर दिया और ऐसे करके चार्ज के इकट्ठा कर ले हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। हाँ, तो चार्ज ने क्या किया कि एक डिब्बा लिया, चार्ज ने भी सपोज दैट एक डिब्बा लिया, चार्ज भी अब सोचा कितना हमारे साथ सब खेल रहा है, तो इसने भी चार्ज ने एक डिब्बा लिया और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतना चार्ज को इसने एक डिब्बा में भर दिया और कहा कि अब हम भी अपने आप को क्वांटाइज कर लिए हैं, अगर हमको ट्रांसफर करना तो इसके मल्टीपल फॉर्म में हमको करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन, इस डिब्बा का नाम दे दिया ई, यानी कि अब इसमें जो भी चार्ज रहेगा ना, अब इससे कम चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता, ना ही लिया जा सकता है, चार्ज का इतना लेन देन है। अगर हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में, यह कोई सरफेस है, इस सरफेस में हम लोग चार्ज को इंजेक्ट करना चाहते हैं, तो ये इंजेक्ट जब एक और में करेंगे ना चार्ज, तो वो ई के फॉर्म में जाएगा। एक डिब्बा चार्ज हम लोग दिए इसमें, फिर 2 डिब्बा 3 डिब्बा और एक डिब्बे के फॉर्म में ही चार्ज जाएगा। चार्ज भी डिब्बे के फॉर्म में ही ट्रांसफर होगा, जिस प्रकार से मिठाई का डिब्बे के फॉर्म में दूध पॉच में ट्रांसफर होता है, खुल के वो ट्रांसफर नहीं करेगा। अब खोजेगा कि हमको जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उससे कम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं, वो चार्ज नहीं देगा उसको। या तो एक यूनिट चार्ज लो या फिर 2 यूनिट चार्ज लो, और चार्ज के इस यूनिट का नाम दिया गया ई, यानी कि जब भी ट्रांसफर होगा चार्ज, वो प्लस माइनस एनी चार्ज किसी को हम लोग दे सकते हैं या फिर प्लस माइनस एनी चार्ज किसी से ले सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज को बेखूबी समझ लिया होगा। मेरे तरफ से तो कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि लाइक चार्ज रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है, चार्ज कंजर्व होता है, चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट मीन्स कि चार्ज को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जाता है। चार्ज अमर है। लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, चार्ज अमर है, चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज क्वांटाइज्ड है। चार्ज सिंपल अलजेब्रा की तरह ऐड होता है। मान लो कि कोई सरफेस, इस पे हम लोग Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे करके 3-4 बार करके 4 इसमें चुभोया, तो इस पे अब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, जितना भी चार्ज दिए सब चार्ज को जोड़ दो उतना इस पे चार्ज जाएगा। 2 + 2 + 2 3 + 4 + 5 जैसे जोड़ते हैं ना अलजेब्रा को, उसी प्रकार से चार्ज को भी जोड़ते हैं। ओके, अब आखिर बात आएगा कि चार्ज कैसे करें किसी ऑब्जेक्ट को। चार्ज तो हम लोग देख लें कि चार्ज का लेन देन कैसे होगा, किस फॉर्म में होगा चार्ज का लेन देन। चार्ज का भी डिब्बा बनल रहे हैं, चार्ज जब भी ट्रांसफर होगा तो एक डिब्बा चार्ज मतलब कि ई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज उतना ही चार्ज हमें एक बार में ट्रांसफर होगा, उससे कम नहीं चार्ज ट्रांसफर होगा, उसके मल्टीपल में चार्ज ट्रांसफर होगा। एक डिब्बा नहीं तो 2 डिब्बा नहीं तो 3 डिब्बा नहीं तो 50 डिब्बा चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी कि चार्ज NE फॉर्म में ट्रांसफर होगा। चार्ज जो है वो NE फॉर्म में ट्रांसफर होगा। ई एगो डिब्बा है, अब जितना डिब्बा में चाहेंगे उतना डिब्बा से हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब चार्ज करने का तरीका कैसे है, 3 तरीका है किसी भी चीज को चार्ज करने का। जैसे कि हम लोग अभी बता रहे थे कि इसमें हमने चार्ज किया, इसको चुभो के, तो चुभो के चार्ज नहीं करते हैं। चार्ज करने का भी किसी ऑब्जेक्ट को एक तरीका होता है।
तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में चार्ज को बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं। सो पहला 3 तरीका है। पहला है कंडक्शन के मेथड से चार्ज करना, इंडक्शन के मेथड से चार्ज करना, और तीसरा है फ्रिक्शन के मेथड से चार्ज करना। कंडक्शन मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट लग कर दो तब चार्ज हो जाएगा, सटा के कर दो बिना सटेले चार्ज हो जाएगा। और इंसुलेटर में एक ही तरह से चार्ज होता है, वो फ्रिक्शन से चार्ज होता है। जैसे कि हम लोग सटा के कैसे चार्ज करते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर जैसे कि सटा के चार्ज करना, किस प्रकार से सटा के चार्ज किया जा सकता है। जैसे कि हाँ, ये एग्जांपल देखिए यहाँ पे, यह एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं किस प्रकार से। फिर से इसको प्रोसीड होने दो। जैसे कि देखो जस्ट अ मिनट, इस फिनोमिना को समझने के लिए हमें कैलकुलेशन करना। देखो शुरुआत में यह जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यह हमारा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। अब इसके नियर हमने एक निगेटिव चार्ज को लाया, तो अब यह इधर जितना भी पॉजिटिव था वो इधर आ गया और जितना भी निगेटिव था वो इधर आ गया। अब हमने जब इसको सटाया तो यह न्यूट्रल था, अब यह निगेटिव चार्ज हो गया। मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। सपोज कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी है, अब इसको सटा के कोई न्यूट्रल बॉडी को रखेंगे ना तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज नहीं, मतलब कि इधर जैसे कि पॉजिटिवली चार्ज इधर न्यूट्रल रखेंगे ना, तो मान लेते हैं कि इधर पॉजिटिव चार्ज जैसे डेवलप्ड है, तो इधर जितना भी निगेटिव तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यह निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ये पॉजिटिवली चार्ज है तो यह निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगा। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से हम लोग बॉडी को चार्ज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यह मेटल जो है वो शुरुआत में जो था वो मेटल का जो स्पेयर देख रहे हैं, चार्ज डायरेक्ट यहाँ पे कंडक्शन वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यह मेटल का स्पेयर शुरुआत में न्यूट्रल था, कोई इस पे चार्ज नहीं था। अब एक हमने इबोनाइट रड को लिया जो कि निगेटिवली चार्ज था। अब इस इबोनाइट रड जो कि निगेटिवली चार्ज था, इसको इस मेटल स्फीयर से टच करेंगे तो बाद में यह मेटल स्फीयर भी निगेटिवली चार्ज हो गया। शुरुआत में यह अनचार्ज था, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट करने से अब यह चार्ज में आ गया। जैसी संगति वैसी रंगत। तो संगति अपना अच्छा बनाए, फ्यूचर में अच्छा काम देगा। सपोज जैसे कि देखो शुरुआत में इस पे कुछ नहीं था, लेकिन वो निगेटिव आदमी के संपर्क में आ गया तो यह भी निगेटिफाई हो गया, इसके अंदर भी नकारात्मक सोच बढ़ गया, अब ये पूरी तरह से निगेटिव हो गया। ये हमारा कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग है और ये हमारा इंडक्शन के थ्रू चार्जिंग है, बिना सटाए हुए चार्ज का ट्रांसफर। यहाँ पर देख सकते हो कि शुरुआत में यह स्पेयर बुरी तरह से पॉजिटिव था, निगेटिव को लाए लेकिन सटाए नहीं, तो ये जितना भी पॉजिटिव इसके अंदर था सब फोर्स एक्सपीरियंस करके, चूंकि अनलाइक चार्ज न है तो ये सब इस साइड आ जाएगा, इस रीजन में आ जाएगा। इस रीजन में फिर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमने जब हाथ को टच किया तो यह हमारे पास पूरा चला आएगा, तो यह पॉजिटिव चार्ज किस प्रकार से, यह पूरा निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। यानी कि शुरुआत में यह न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल से यह किस प्रकार से पॉजिटिव बन गया। सो एक बार फिर से हम लोग ये बता रहे हैं किस प्रकार से चार्जिंग करेंगे कंडक्शन से और इंडक्शन से, और यह हमारा इंसुलेटर से चार्जिंग, रब करने से चार्ज होता है। तो एक बार इसको फिर से अच्छे से इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे जगह है। हाँ, तो चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या होता है। मान लो कि हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर है और ये कोई न्यूट्रल स्पेयर है, इसको हम लोग अगर चार्ज करना तो यहाँ पे ले आएंगे तो थोड़ी देर बाद जो है ना ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो यह इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से किसी न्यूट्रल बॉडी को हमने चार्ज किया। अब यहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर, यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पेयर है और यहाँ पर हमने एक निगेटिवली चार्ज शॉर्ट चार्ज को लाया, लेकिन इसको सटाया नहीं, इसके बीच में गैप है। तो इस पे जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा ना सब इधर आ जाएगा, जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा सब इधर आ जाएगा, और जितना भी निगेटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव होगा और सारा निगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। और इसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे। चूंकि अर्थ जो होता है वो, अर्थ से इसको हम लोग अर्थिंग कर दिए। अर्थ जो होता है वो ओशियन होता है, समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन का। तो इस समुद्र में ये चला जाएगा और बाद में ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और किसी भी चीज को रब करने से जो चार्ज डेवलप होता है वो फ्रिक्शन के थ्रू चार्जिंग हो गया। तो आई होप
कि हमें चार्जिंग का तरीका भी समझ में आ गया। डायरेक्ट सटा के दूर करके भी चार्ज कर सकते हैं और इंसुलेटर को रब करके हम लोग चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने देख चुका है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या होता है चार्ज, किस प्रकार से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है मैटर का, चार्ज और मास दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का सिंबल क्या होता है, एसआई यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में देखा, डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास को भी देखा, चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखा, क्या होता है चार्जिंग करने के तरीकों को देखा, कैसे चार्जिंग किसी भी तरीके को हम लोग कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स में, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। यह लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अभी तक हमने यह देखा कि लाइक चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करती है, ठीक है, यह बात तो हम लोगों ने देख चुका है क्योंकि ऑब्जर्वेशन हो रहा था। हाँ, मतलब कि कूलम्ब्स लॉ के आने से पहले कूलम्ब एक साइंटिस्ट थे, तो कूलम्ब साहब ने देखा कि भाई जो लाइक चार्ज है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन किस रेट से रिपेल्सन हो रहा है और किस रेट से अट्रैक्शन हो रहा है यह बात बताएं हमारे कूलम्ब साहब ने। तो इसी कारण इसका इम्पोर्टेंस बढ़ा कि हाँ ये तो सब जानते हैं, कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, लेकिन किस रेट से यह बताएं कूलम्ब साहब ने, और यही बन गया कूलम्ब्स लॉ कि किस रेट से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो किस रेट से, और रिपल्सन करेगा तो किस रेट से। तो कूलम्ब साहब ने यह पाया कि जो रेट है फोर्स जो लगाता है, जैसे कि यह Q1 चार्ज और यह Q2 चार्ज है, तो यह इस पे फोर्स लगाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो यह पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस आ रहा है। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। यहाँ पर यह चार्ज जो होता है इस पे इधर फोर्स और ये चार्ज इस पे इधर फोर्स, और यह चार्ज इस पे इधर फोर्स और यह चार्ज इस पे इधर फोर्स लगा रहा है। तो कूलम्ब्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फोर्स का डिफिनेशन दिया था, उसने बोला कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, चाहे दोनों चार्ज यहाँ पे अगर प्लस प्लस रखें तो यह चार्ज जो है, यह चार्ज इस, जैसे कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज हमने लिखा, यहाँ पे यह प्लस चार्ज, तो यह फर्स्ट यह Q1 चार्ज है और यह Q2 चार्ज है, ये थी Q2 चार्ज। तो ये पहला चार्ज जो है वो दूसरा चार्ज को इन्हें ढकेलेगा और ये दूसरा चार्ज पहला चार्ज को इन्हें ढकेलेगा। तो इसको बोलते हैं फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज 2,1, that is force on second charge due to 1, and this is called force on first charge due to second। अब ये फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा है सेकेंड चार्ज के कारण, और यहाँ पर लग रहा है सेकेंड चार्ज पे फोर्स फर्स्ट चार्ज के कारण। तो यह इसको इधर ढकेलने की कोशिश करेगा और यह इसको इधर ढकेलने का कोशिश करता है। तो कूलम्ब साहब ने बोला कि जो फोर्स है वह उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि यह इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है कूलम्ब्स लॉ। जितना ज्यादा दूरी होगा चार्जेस के बीच में, उनके बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स उतना ही कम होगा। अगर दो चार्ज नजदीकी एक दूसरे, दो चार्ज अगर एक दूसरे के नजदीक है तब लगने वाला फोर्स कम होगा। दो चार्ज अगर दूर है तो लगने वाला फोर्स, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। सपोज कि यह प्लस Q चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यह निगेटिव चार्ज है। जब दोनों दम नजदीक में होगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों काफी तेज गति से दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर दोनों पे अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा करेगा जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो। यानी कि फोर्स डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यानी कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वह उन दोनों के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ये Q1 चार्ज है, लुक एट हियर, यहाँ पे देखना है, यह Q1 चार्ज है और यह Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो जो हमारा जो फोर्स होता है वो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर इतना रहा तो इस पे अगर मान लेते हैं कि F1 फोर्स लगा, ओके।
अब दोनों नजदीक आ गया, तो अब इस पे F2 फोर्स लगेगा, तो कौन फोर्स ज्यादा होगा? नेचुरली है कि F2 फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, जितना कम चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा चार्ज के बीच में उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो डिफरेंट चार्ज एक्ट्स, और जो फोर्स होता है, दो इक्वेशन दिया था कूलम्ब्स लॉ ने, फोर्स जो होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 Q2। यानी कि यह हमारा ओवरऑल इक्वेशन आया कि, और ये दोनों, और फिर उसने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारा सेकंड इक्वेशन आया। ओके, तो इन दोनों सेकंड इक्वेशन को एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किया, इन दोनों इक्वेशन, यह इक्वेशन उन्होंने लिखा, और यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट, जो मीडियम पे डिपेंड करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आई कि यह जो के कांस्टेंट आया है, इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट के को बोलते हैं, यह फोर्स कांस्टेंट जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। एक बात आपको याद आने लगी होगी कि इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स का भी यूनिट था, फॉर्मूला था। ठीक है, जैसे कि हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पढ़े थे, F जी, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़े थे ना, F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो यह हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे। ओके, अब इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर जिस प्रकार से वहां पे जो हम लोग डिराइव किए उसी प्रकार से यहाँ पे भी डेरिवेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स कांस्टेंट आया था वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, लेकिन यह यूनिवर्सल नहीं है। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो न्यूटन ने दिया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। मान लो कि यह एक मास है, यह एक मास है, दोनों एक दूसरे को 2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है एयर में, तो दोनों मास को अगर पानी में भी ले जाएंगे ना, तो दोनों मास एक दूसरे को 2 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा। उसको स्पेस में भी ले जाएंगे तो 2 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा। उसको इस ब्रह्मांड में, उन दोनों मासेस को इस ब्रह्मांड में कहूं भी ले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को 2 न्यूटन से ही अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर बात करते हैं चार्ज की, 2 चार्ज है, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज, दोनों एक दूसरे को अगर 2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रही है ना एयर में, तो वाटर में जरूरी नहीं है कि 2 न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यह कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, जबकि यह एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यही बात मेन है कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स मीडियम वैरीज करता है। 2 चार्ज, यही चार्ज अगर एयर में है तो दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो वैरीज करेगा जब हम इसको पानी में डाल देंगे। लेकिन 2 मासेज को अगर हम लोग एयर में रखें तो दोनों एक दूसरे को जितना न्यूटन से अट्रैक्ट करेगा ना, उतना ही न्यूटन से पानी में भी अट्रैक्ट करेगा। तो यह बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में। ओके, तो यहां पर हम लोग देख चुके हैं कि यह किस प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। यह हमारा कूलम्ब्स लॉ हुआ, बेसिकली यही कूलम्ब्स लॉ कहता है। अब मेन टॉपिक आया, तो चार्ज के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया, साथ साथ कूलम्ब्स लॉ को भी देख लिया। कूलम्ब्स लॉ को थोड़ा बहुत आगे में भी और इसको डिटेल से जानेंगे, लेकिन फिलहाल उसको जरूरत के तौर पे, वो हमारी जरूरत है भी उतना उसके बारे में पढ़ने की, तो वहां पे हमने किया। तो इस लेक्चर में सोफर हमने अभी चार्ज के बारे में पूरा उसको डिटेल में एनालिसिस किया, उसके बारे में पूरा, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, चार्ज क्या होता है, चार्ज कितने तरह के होते हैं, चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं, डिस्चार्ज कैसे कर सकते हैं, इन सारी बातों को हमने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया। अब जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है, चूंकि इस लेक्चर का 2 ही मोटो है, एक चार्ज के बारे में एनालिसिस करना और एक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करना। सो
अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत कुछ जानकारी हम लोग चार्ज के बारे में और लेते हैं जो पीछे हम लोग नहीं ले पाए हैं। तो यहाँ पर जरूरत है एक ब्लैक स्क्रीन लेने की, सो वी आर गोइंग ऑन दिस ब्लैक स्क्रीन। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि चार्ज, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी जान लो चार्ज के बारे में कि हम लोग अपने इतने बड़ी उम्र में कभी न कभी तो मकड़े को देखा ही होगा। मकड़ा मतलब नहीं समझ पा रहे हैं तो स्पाइडर, SPIDER। ओके, इधर स्पाइडर को रखते हैं, इधर एक और चीज को रखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, स्पाइडर। तो हम लोग मकड़ी को देखते हैं कि वो अपने चारों तरफ जाली बुने रहता है, ऐसे ऐसे करके वो जाली बुने रहता है, ऐसे ऐसे करके जाली बुने रहता है। हम लोग अपने उंगली से उसको ऐसे फंसाते हैं तो कुछ हम लोग को अलग तरह का लगता है कि अरे भाई ये क्या बना लिया, कैसे बना लिया। तो स्पाइडर को देखे होंगे छू के, वो जाली बना रहता है, और जो जाली बनाता है तो कीड़ा मकोड़ा उसमें आके फंस जाता है। कीड़ा मकोड़ा आके फंस जाता है उसमें, फंसता नहीं है, फंसाया जाता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है वो जाली उसका। तो खैर उसके बारे में नहीं पढ़ना, बट यही थोड़ा सा एग्जांपल ले रहा था मैं चार्ज को और ग्रेट एनालिसिस करने के लिए। तो स्पाइडर के जिस प्रकार से उसको हम लोग मकड़ी को जाल को देखे है ना, उसी प्रकार से जो कोई भी चार्ज रहता है ना दुनिया में, कोई भी चार्ज है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया रहता है। इस प्रकार से, जिस प्रकार से मकड़ा अपने चारों तरफ फील्ड बनाया रहता है, उसी प्रकार से चार्ज भी अपने तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया रहता है। स्पाइडर की बात को नहीं समझ रहे हैं, कोई नहीं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डॉग की, स्ट्रीट डॉग, सड़क छाप कुत्ता की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हर लोकेलिटी में अपने कुत्ते का एक एरिया होता है, इलाका होता है। सपोज दैट यहाँ पर इस इलाके में कुत्ता रह रहा है, इस इलाके में गैंग रह रहा है कुत्ता का, तो इस इलाके में उसका पूरा दबंगई चलता है। कोई भी आएगा इस इलाके में तो वो इसका गुलाम, इसके वो भौंकेगा, वो यहाँ से भागेगा। अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाया रहता है, जिस फील्ड में इसका वर्चस्व है। इस पूरे इस एरिया में मान लो कुत्ता रह रहा है, वो स्ट्रीट डॉग है, तो इस पूरे एरिया में उसका वर्चस्व है, अपना एक फील्ड बनाए हुए है कि इस एरिया में, इस इलाका में वो दबंग है। कोई और कुत्ता उसमें प्रवेश करेगा तो उस पे वो भौंक उसको भगा देगा, या फिर कोई उसको मतलब कि वो बात करते हैं, कोई अगर उसको कुत्ता पसंद आएगा तो वो उसको अट्रैक्ट भी कर सकता है अपने एरिया में। मतलब कि जिस प्रकार से स्पाइडर अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, कुत्ता भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, लाइकवाइज चार्ज भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। चार्ज भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, इस प्रकार से फील्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। चार्ज अपने चारों तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जो प्लस चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे निकलता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से निकलता है। यह प्लस क्यू चार्ज किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए हुए हैं, उस बात को हमने देखा। स्पाइडर के कॉन्सेप्ट से हमने समझा कि चार्ज भी स्पाइडर की तरफ एक तरह अपना एक फील्ड डेवलप करता है, अपने चारों तरफ अपना एक एरिया बनाता है चार्ज, जहां पर उसके इन्फ्लुएंस को, जहां पर उसके प्रभाव को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहां पर उसके इफेक्ट को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे कि एक बड़ा मैग्नेट ले लो, और एक छोटे से आयरन पार्टिकल को जब हम लोग ले जाते हैं ना उसके एक फील्ड में, एक फील्ड रीजन में, तो वो कैसे उसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने का कारण क्या है कि अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है। ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी जो होता है ना, अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड में यहाँ तक तो हम समझ गए कि चार्ज भी एक तरह का फील्ड बनाता है। पॉजिटिव चार्ज अपने रेडियली आउटवर्ड फील्ड निकालता है। जैसे कि सन देखो ना, सन किस प्रकार से उससे रेज निकलता है। सपोज ये हमारा सन है, तो सन से ऐसे ऐसे रेज निकलता है ना, उससे बाहर रेडियली आउटवर्ड उससे रेज निकलता है ना। उसी प्रकार से अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इससे भी इस प्रकार से इससे रेज निकलता है। रेज नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहता है उस चार्ज से। ओके, वो चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ लिया वो चार्ज के बारे में, वो छूट गया था तो उसको बता दिया गया। तो अब वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हम लोग जानना पड़ेगा कि वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं पोटेंशियल क्या होता है। यह कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल कोई भी है। तो अभी हमने देखा कि चार्ज पार्टिकल जो है अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किए हुए रहता है। अगर उस फील्ड रीजन में कोई और चार्ज इंटर करेगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है
और उस फील्ड रीजन के आसपास अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वह उसको रिपेल करेगा, भगाएगा उसको अपनी तरफ से। लेकिन अगर उस फील्ड रीजन के आसपास अगर कोई निगेटिव चार्ज आएगा ना तो वो उसको अपने फील्ड में इंटर करवा लेगा अपने फील्ड में, अपने एरिया में वो उसको पकड़ के ले आएगा। और अगर उसको अपोजिट, अगर उसी के जैसा कोई और चार्ज है तो उसको भगाएगा। दो गुंडा कभी भी एक गली में नहीं रह सकता है, दोनों में टकराव होगा, एक गुंडा इधर तो एक गुंडा उधर। ठीक उसी प्रकार से अगर एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इधर है ना तो दूसरा पॉजिटिव चार्ज उसका भी तो फील्ड होगा, तो दोनों का फील्ड टकराएगा, उसको भगाएगा एक दूसरे को, और दोनों का कभी भी एक दूसरे को नहीं ला सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसको पे मजबूरी करके उसको एकदम धक्का धुक्कम करके उसको उस फील्ड से ले आएंगे तो वो आएगा। तो वही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज वो ऐसी बात हो गई। तो अब थोड़ा सा मैथमेटिकली फिजिक्स के दुनिया में, फिजिक्स की भाषा में भी समझते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, तो इन्फिनिटी से कोई चार्ज को लाने में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर लाने में जो वर्क करना पड़ता है ना, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुई उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पर। तो यहाँ पर एक बार हमें फिर से एक ब्लैक स्क्रीन लेना पड़ेगा, इसका क्लियर विजुअलाइजेशन हम लोग करने जा रहे हैं इस बार फिर से। सपोज कि यह एक प्लस क्यू चार्ज, ओके, तो यह एक प्लस क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ एक फील्ड लाइन क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा। प्लस क्यू चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक फील्ड रहेगा, ओके, यह चारों तरफ अपना एक तरह का फील्ड क्रिएट किए रहेगा। हाँ, यह एनटीएससी लेवल तक का भी है, बोर्ड लेवल में भी किया जा सकता है, स्टडी इतना किया जा सकता है, डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी बुक को अब उतना डिटेल में जरूरत नहीं है, सिर्फ एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब करूंगा मैं, ओके। सो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, तो इस प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है। अगर यहाँ पर कोई और हमने प्लस क्यू चार्ज लाया तो वह तो इसको रिपेल करेगा, वह उसको रिपेल करेगा। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे वर्क करके, नेचुरली तो दोनों, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे का रिपेल करेगा। लेकिन कोई एक्सटर्नल एजेंट से वर्क करवा के इस चार्ज को जबरदस्ती उठाकर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में लाने में जो वर्क करना पड़ेगा, चूंकि यह अपने आप नहीं आ रहा है, इसको जबरदस्ती इस चार्ज को उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हम लोग ला रहे हैं, तो इस चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा तभी यह इस पॉइंट पे आएगा। तो जो वर्क करना पड़ेगा, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से, सपोज दैट कि यह इनफाइनाइट पे कोई चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है, तो इनफाइनाइट पे कोई प्लस क्यू चार्ज एक और है, तो उस प्लस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से इस प्लस क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी एक पॉइंट पर उस इनफाइनाइट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज के फील्ड के उस पॉइंट का पोटेंशियल वो कहलाएगा। एक बार फिर से, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल पूछेगा कि उसके पोटेंशियल क्या होगा, उस फील्ड के उस पॉइंट पर उसकी क्या पोटेंशियल है उस चार्ज की। यहाँ पर फिर से हम लोग समझते हैं कि कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और अगर हमें कोई पूछेगा कि कोई चार्ज जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसके फील्ड के किसी पॉइंट की पोटेंशियल क्या है, तो उसके फील्ड के किसी पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी कि इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को ही लाने में, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और उसके फील्ड की पोटेंशियल अगर हमें जाननी है, तो इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को ही उसके फील्ड रीजन के उस पॉइंट पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, उस चार्ज के उस फील्ड के उस पॉइंट का। आई होप कि इतना क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से, चूंकि यहाँ पर आई होप कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा होगा समझने में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी चार्ज के फील्ड के किसी पॉइंट पर। किसी भी चार्ज के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अगर कोई पूछेगा कि कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगा, वो भी ठीक है, तो उसके फील्ड के किसी पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी।
तो भाई अगर वो प्लस क्यू चार्ज है तो इन्फिनिटी से किसी प्लस क्यू चार्ज को ही लाने में, उसके फील्ड के उस पॉइंट पर लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा ना, वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई। ओके, यहाँ तक हमें समझ में आ गया होगा आई होप किया क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत रिटन लैंग्वेज में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वर्क डन बाय मूविंग ए चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू अदर पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये हमारा हो गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनीशन हो गया। लेकिन यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम का कोई चिड़िया फिजिक्स में डिफाइंड ही नहीं है, ऐसा नाम कुछ है ही नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है फिजिक्स में, फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को परिभाषित नहीं करता है, यह बात ध्यान में रखिए कि पोटेंशियल नाम की कोई चीज नहीं होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। ओके, पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल सकते हैं, पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हम लोग। कहने का मतलब है कि कोई भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में उसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग उसका पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। हम लोग चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में उसके दो पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं। तो आखिर ये पोटेंशियल डिफाइंड कैसे होगा, तो एक बात फिर से आने के लिए हम लोग एक व्हाइट स्क्रीन इस बार लेते हैं। ओके, सो सपोज कि यहाँ पर हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो ये प्लस क्यू चार्ज है तो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करेगा। ओके, अपने चारों तरफ एक इन्फ्लुएंस जहां पर इसका प्रभाव वर्चस्व महसूस किया जा सके दूसरे आने वाले चार्जों को। अब यहाँ पर इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट है, इन्फिनिटी पे यहाँ पर, अब यहाँ पर इन्फिनिटी पे, अब फिजिक्स में एक बात और कही गई है कि हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होती है। तो एक बात किया गया है कि इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज है ना तो उसकी पोटेंशियल जीरो होती है। इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज है ना तो उसकी पोटेंशियल जीरो होती है। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट हम लोग भी से करते हैं, उसकी पोटेंशियल क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होती है। अगर इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है तो उसकी पोटेंशियल जीरो होगी। तो यहां से इन्फिनिटी पे अगर कोई चार्ज जीरो है तो उसको लाने में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो उसकी जीरो हो जाएगी, तो वही उसकी पोटेंशियल डिफाइन हो जाती है। तो किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के किसी पॉइंट के अगर हमें पोटेंशियल पूछा जाएगा तो इन्फिनिटी से किसी पॉजिटिव चार्ज को ही लाने में जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ रहा है, पसीना बहाना पड़ रहा है, चूंकि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वह चार्ज उस चार्ज को धक्का देगा, उस चार्ज को खत्म करते हुए, उस चार्ज का सामना करते हुए उसको ढकेल कर इस फील्ड रीजन में लाना, समझिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वही इस चार्ज की वो पोटेंशियल होती है। तो यह हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होती है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोगों ने अब समझ लिया। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। ओके, यह हमारा कोई फील्ड, कोई चार्ज है तो अपने चारों तरफ एक फील्ड डेवलप करेगा। तो यहाँ पर का पोटेंशियल हम लोग डिफाइन, यहाँ पर का पोटेंशियल और यहाँ पर का पोटेंशियल, यानी कि अगर हमें इन दो पॉइंट्स की, यहाँ पर चार्ज है तो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में दो पॉइंट, ओके, ए और यह से बी है। यह चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है जहां पर इसके फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ ए चार्ज। तो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पर किसी यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा ना, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज को रख देंगे, प्लस क्यू टेस्ट चार्ज को रख देंगे, चूहा चार्ज को रख देंगे जिसका कोई भी फील्ड नहीं होता है। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट को निकालना है ना, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस पॉइंट पे हम लोगों ने टेस्ट चार्ज को रख दिया जिसका कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो उस टेस्ट चार्ज को, टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले जाने में जो वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगेंस्ट, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के इन दो पॉइंट्स के बीच में। यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी दो पॉइंट पे, सपोज किया हमारा, सपोज करो कि जस्ट इमेजिन, सपोज किया हमारा कोई चार्ज यहाँ पर बीच में, यहाँ हमारा कोई चार्ज रखा, एक मिनट, सपोज कि बीच में हमने यहाँ पर कोई चार्ज रखा, ये चार्ज है, तो यह मान लेते हैं कि यह पेज जो है उसका फील्ड रीजन है। तो
तो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे अगर इस चार्ज में कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लिया और बोलेगा कि इन 2 पॉइंट्स इस चार्ज के द्वारा क्रिएट किए गए इस फील्ड के इस 2 पॉइंट की पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा। तो जिस 2 पॉइंट पर हमें पोटेंशियल का डिफरेंस पूछा जाएगा ना, तो एक पॉइंट पे हम लोग एक +Q चार्ज, टेस्ट चार्ज, चूहा चार्ज, जिसपे कोई भी चार्ज जिसका कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड खुद का नहीं है उसको रख देंगे। अब उसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पर उठाकर ढोने में लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट चूंकि है इसको भगाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक्सटर्नल एजेंट को जबरदस्ती पकड़ के इस पॉइंट पर लाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट जाहिर तौर पर इस पे कुछ वर्क करेगा तभी यहाँ पे आएगा। तो वही वर्क जो करेगा वही उसकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है। ओके, सो यहाँ तक तो हमने क्लियर कर दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। देखो ये अगर हमने बात किया, जस्ट मिनट, यहाँ पे एक ऊंचा टब लिया और एक नीचा ट्यूब लिया। शुरुआत में सपोज कि एक टब ऐसा लिया और एक टब ऐसा लिया और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है। ओके, और इसको हमने यहाँ से पाइप से दोनों को कनेक्ट कर दिया। ओके, 2 ट्यूब लिया, 2 ट्रे लिया, 2 ट्यूब लिया और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को हमने डाला। 2 ट्यूब लिया और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर को हमने डाला और दोनों को हमने फिर पाइप से जोड़ दिया। तो क्या इस ट्यूब से टब ए से पानी क्या टब बी में जाएगा? नो, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के पोटेंशियल का। लेकिन वही अगर हमने ए टब को यहाँ पे कर दिया और बी टब को यहाँ पे कर दिया, अब दोनों को इस प्रकार से टब पाइप से जोड़ रहे हैं तो पानी अब ए से बी में जाएगा, क्योंकि अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस से ही पानी फ्लो करेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि घर में जो टंकी लगती है जो सबसे ऊपर ही रहती है, क्योंकि वहां से पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा नल में पानी आने के लिए। अगर हम लोग टंकी और नल दोनों को एक ही हाइट पर रखेंगे तो नल में से पानी निकलेगा ही नहीं। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो अब थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ से हम लोग लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो हमने जान लिया कि क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ऊंचा से ही पानी नीचे आया, अगर ये दोनों समतल रहता तो पानी नहीं आता। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज का फ्लो करवाती है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो करवाती है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो किसी भी चीज का कॉन्टिन्यूअस फ्लो करवाती है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस फ्लो करवाती है किसी भी चीज का। सो इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी ले ली। अगले लेक्चर में हम लोग सेल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और किस प्रकार से किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो होता है उसके बारे में भी जानकारी लगेंगे। टिल देन जरूरत है आपको इस चैनल पर बने रहने की, जितना हो सके वीडियो को सब्सक्राइब करना तो नेचुरली है, क्योंकि हमारा और आपका कोई मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। आपका फीडबैक आपका जो एक पॉजिटिव फीडबैक मैं समझूंगा आपके प्रति, जो सब्सक्रिप्शन किया गया है और जो वीडियो आपने लाइक किया है और शेयर किया, वही मैं आपका पॉजिटिव फीडबैक समझूंगा, क्योंकि देयर इज नो मीडियम ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन मी एंड यू गाइस। सो try to understand my incongruity and being BS, follow with us, and the only duty which we have to follow after the class is off to do revision regularly. Okay, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए चीजों के साथ। सो इस लेक्चर में जो अभी अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसका एक ब्रीफ समरी ले लिया जाए। ओके, उसका एक ब्रीफ समरी ले लिया जाता है। तो हमने इस चैप्टर में चार्ज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, चार्ज क्या होता है, चार्ज को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को चार्ज कैसे किया जाता है, किसी बॉडी को चार्जिंग का 2-3 तरीका, कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट, इंडक्शन और फ्रिक्शन। इंडक्शन आई होप कि थोड़ी बहुत झंझट में डाल रही होगी, तो इंडक्शन की प्रोसेस को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल और थोड़ा सा ले लेते हैं। इसी बात के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सपोज दैट कि ये हम लोग बाजार में हैं तो कोई सिगरेट पी रहा है, तो हमें भी उसका इन्फ्लुएंस आता है। वो डायरेक्टली हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन उसका बैड इफेक्ट हम तक पहुंच पाता है, तो वहां पे हम लोग इंड्यूस हो गए हैं उस शख्स जो सिगरेट का स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन हम स्मोकिंग ना करते हुए हम उसका स्मेल गेन कर रहे हैं, हम भी उसको इनहेल कर रहे हैं। तो यही होता है इंडक्शन। हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं लेकिन हमारे बगल वाला सिगरेट पी रहा है, तो हमें उससे इंड्यूस हो रहे हैं, हमें भी उसका इफेक्ट महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं हमें भी वो फीलिंग आती है जो एक सिगरेट पीने से आती है।
तो यही होता है इंडक्शन। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से चार्जिंग ना करके इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से चार्जिंग करने के तरीकों को हम लोग बोलते हैं इंडक्शन। तो मेथड ऑफ चार्जिंग सीखा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सीखा जिसमें लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एंड एक और जो दिखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर हमने चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस समझा, कूलम्ब्स लॉ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ली, पोटेंशियल क्या होता है, किसी पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखा। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चीजों के साथ, तब तक वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल यू गाइज। सो बीइंग विथ अस, फॉलो अस वंस अगेन। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो, नई बार विजिट कर रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सो प्लीज गाइज, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and share this video as far as possible to all your friends and guys, and bring a revolution, because in this platform I am providing you a great and quality of education in order to combat NTSC and clear NTSC board examination and so on guys. So please support me and give your positive feedback to me in the form of your subscription, shares and like. A lot of like will motivate me a lot in order to making a videos. Okay, thank you.